को ब्रेक किया बेसिकली एंड्रॉइड ने, गूगल ने। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, उन्होंने कहा किसी भी हार्डवेयर के ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें और जो मर्जी एप्लीकेशन चलाएं। एप्पल भी काफी रिजिड मॉडल था। क्यों? एप्पल का हार्डवेयर, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल की एप्स। तो अब ये एक बड़ी वजह थी कि जो एप्पल के लोग वो करते हैं, स्टेटस सिंबल की वजह से लोग ले तो लेते हैं, लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं जितनी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की है। क्लास को बात समझ आ रही? तो अब ये दो एग्जांपल्स को ध्यान में रखें। इन दो एग्जांपल्स में आपके तनाजुर में आपने बेसिकली एसडीएन को समझना है, राइट? और वो अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कि यार इस वक्त क्या होता है, आप कहते हो कि जी आई हैव टू परचेज वन राउटर। वो राउटर सिस्को का राउटर होगा, मींस हार्डवेयर कौन सा है? सिस्को का। उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? सिस्को का। और उसके ऊपर एप्लीकेशंस किसकी हैं? अगेन ऑफ सिस्को। भाई राउटर पे एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं बाय द वे? एनीवन कोई बताना चाहे? हाँ जी। जब आप राउटर पे कमांड देते हो ना, राउटर ओएसपीएफ, तो ओएसपीएफ की ऐप रन हो रही होती है। राउटर बीजीपी, वो बीजीपी का इंस्टेंस रन हो रहा होता है, राइट? तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर या राउटर या स्विचेस के अंदर एप्लीकेशंस का ये फ्लेवर है, दिस इज फ्लेवर ऑफ द एप्लीकेशंस। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हम बात करें एसडीएन, ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ एसडीएन इन नेटवर्किंग, इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो मोनोपोली वेंडर्स ने बिछाई हुई है, हुआवे का हार्डवेयर, हुआवे का ऑपरेटिंग सिस्टम, हुआवे की ऐप, क्या आप हुआवे के राउटर के ऊपर सिस्को का आईओएस इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं, तो बदमाशी है, राइट? अब आप इसमें एक और एंगल देखें। ओरिजिनल आइडिया यह था कि इस इंटरडिपेंडेंसी को खत्म कर दिया जाए। मतलब ये कि आप मार्केट से कोई सा हार्डवेयर पिक करें, कोई सा हार्डवेयर, ओपन सॉफ्ट व्हाइट बॉक्स स्विच पिक कर लें, और उसके बाद आफ्टर पिकिंग दैट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। जस्ट इंस्टॉल एनी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जरा एक मिनट दीजिएगा मुझे।
ओके, लेट्स कंटिन्यू। शायद एक आध मिनट बाहर रुकना पड़े, बट वी कैन विल देन सी। अच्छा, अब देखो, मैं बात कर रहा था कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग के अंदर क्या था एसडीएन का, कि आप कोई भी ओपन सोर्स हार्डवेयर स्विचिंग का या राउटर का खरीद लो, जिसको हम डम स्विच या डम राउटर कहते हैं, उसके ऊपर कोई सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, क्यूमुलेक्स मिल जाता है, और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशंस ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से कॉन्फ़िगर करो। फॉर एग्जांपल पाइथन का स्क्रिप्ट लिखो। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अब आपके राउटर या स्विच का जो इंटरफेस है, इट विल बी प्रोग्रामेबल, वो कॉन्फ़िगरेबल नहीं होगा, इट विल बी प्रोग्रामेबल। भाई अभी तक हम क्या करते हैं, हम राउटर के या स्विच के इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हमने उसे कॉन्फ़िगर नहीं करना, हमने उसको प्रोग्राम करना है। भाई प्रोग्राम करना क्या कोई बिल्कुल आउट ऑफ वे चीज होगी? इतनी आउट ऑफ वे चीज नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, वीलैन क्या चीज है? व्हाट इज अ वर्चुअल लैन? एक कॉन्सेप्ट है, एक फंक्शन है, उसके अगेंस्ट एक स्क्रिप्ट या प्रोग्राम ही होगा ना। तो जब आप कहते हो वीलैन 10 एंटर, तो बेसिकली आप उस प्रोग्राम या उस एप्लीकेशन को रन कर रहे होते हो जो जिसके अगेंस्ट एक प्रोग्राम बना होता है। तो अब आइडिया यह है कि अब हमें बजाय इसके कि वीलैन की कमांड दे के उसे कॉन्फ़िगर करें, वी नीड टू सिंपली प्रोग्राम दैट इंटरफेस के ऊपर हमने वीलैन की फंक्शनैलिटी को प्रोग्राम करना है। तो क्लास मेरे साथ है। इसका एक और भी एंगल है। वो एंगल ये, अच्छा सवाल यहां ये पैदा होता है, सर क्या फायदा होगा हमें? व्हाट विल बी द बेनिफिट? एक स्विच का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस स्विच के ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने फंक्शंस होंगे? नॉर्मली एवरेज कितने फंक्शंस होंगे? गैस करें। नहीं सर, आप उसके फंक्शंस देखिए, आपको तकरीबन 1000 फंक्शन नजर आएगा। 1000 उनमें से हम इस्तेमाल कितने करते हैं? 30-40 भी नहीं सर, 10 से 15। स्विच पे क्या करते हैं आप? वीलैंस कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर कर लेंगे, एग्रीगेशन कॉन्फ़िगर कर लेंगे, कोई एसटीपी का फ्लेवर चला लेंगे, फिर आप कुछ सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर लेंगे स्विच पोर्ट पे। टोटल 10 से 15 फीचर्स हैं जो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और आप लाइसेंसिंग कॉस्ट पूरे साल में 1000 फीचर्स की दे रहे हैं। क्लास को बात समझ आ रही है? तो आप ये करें कि यार जो फीचर्स आपको चाहिए उन फीचर्स को आप प्रोग्राम कर लें इंटरफेस के ऊपर। तो बात समझ आ रही है?
This is what is the idea behind STN. This was the original idea behind STN. ये वो ओरिजिनल थीम था जो जिसके पीछे आपने STN को ट्रिगर करवाया। अब देखो, वेंडर्स समझदार लोग थे, उनको इस चीज का एहसास हो चुका था। दे रियलाइज दिस। एक मिनट दीजिएगा यार। सारी जिंदगी आई कहते रहना।
अच्छा, इसमें अभी एक और चीज हमें कंसिडर करनी होगी कि अभी जब मैंने क्लास से पूछा कि मुझे एसडीएन की थोड़ा बताएं, तो आपने कंट्रोलर्स का जिक्र किया। आपने कहा ना कंट्रोलर बेस्ड होता है। देखो, इन वेंडर्स को इस चीज का क्लियर आइडिया था कि जिस तरह मार्केट में आईबीएम की मोनोपोली टूटी सर्वर इंडस्ट्री में, ब्लैकबेरी की मोनोपोली टूटी मोबाइल इंडस्ट्री में, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि अगर हमने इसका काउंटर ना किया तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी डिवाइसेस, यानी सिस्को की, जुनिपर की, हुआवे की डिवाइसेस कोई परचेस नहीं करेगा। They all would be moving towards this concept. इन्होंने एक तरफ मार्केट को सेटिस्फाई करना था, कंज्यूमर मार्केट को सेटिस्फाई करना था, जी हम एसडीएन पे मूव कर गए, और एट द सेम टाइम उन्होंने अपना बिजनेस भी सेव करना था। तो उन्होंने कहते हैं ना शुगर कोटिंग, उन्होंने शुगर कोटिंग ड्रामा खेला। उन्होंने कहा ऐसी पिल बनाओ जिसमें शुगर कोट कर दो। एसडीएन इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट था कि उससे आप बरीउज़्ज़मा हो नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, नाम लेते हैं एसडीएन का, और एसडीएन के गार्ड के अंदर करते क्या है, करते ये हैं कि अपने स्विचेस फिक्स्ड, स्पेशल स्विचेस, और उनकी कनेक्टिविटी भी बड़े फिक्स तरीके से, 2 टियर कनेक्टिविटी, अपना कंट्रोलर, ऑब्वियसली अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको नाम दे देते हैं एसडीएन का। तो आपको बात समझ आ रही है? ताकि एक तरफ कंज्यूमर्स इस चीज पे भी सेटिस्फाई रहे कि वी हैव मूव टू द एसडीएन, और दूसरी तरफ आपकी अपनी मार्केट भी ब्रेक ना हो। क्लास को बात समझ आ रही है? दिस इज व्हाट दे डिड। इसीलिए आपको, अगर आप सिस्को की बात करते हैं, तो सिस्को का एसडीएन सोल्यूशन भी कंट्रोलर बेस्ड है, एसीआई सोल्यूशन है और एपिक कंट्रोलर है। जुनिपर का जो सोल्यूशन है वो भी कंट्रोलर बेस्ड है, कॉन्ट्रायल उसका नाम। यही सिचुएशन हुआवे की है, एजाइल कंट्रोलर उनका नाम है, और एजाइल सोल्यूशन है उसका एसडीएन। तो इस बुनियादी नुक्ते को, क्लास को समझना बड़ा जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मसला अब ये है कि क्या आप एसडीएन में कोई रीइन्वेंट कर सकते हैं व्हील को? मुश्किल इसलिए है कि कौन ये करेगा, कौन, हु विल टेक दिस इनिशिएटिव कि नहीं यार जो ट्रू एसेंस थी उसी को फॉलो किया जाए। ये तो एंड यूजर करके हाथ में है ना, कोई वेंडर तो नहीं कर सकता। ये वेंडर तो कहेंगे इसी तरह चलने दो ताकि हमारी चीजें तो बिके ना। ओरिजिनल आइडिया तो यह था इस डिपेंडेंसी को तोड़ा जाए, लेकिन वो डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं टूटी, बल्कि क्या हो रहा है कि वो डिपेंडेंसी और बढ़ गई। किस तरह से? हर चीज एक खास तरीके से लगेगी और कंट्रोलर पे सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी, हर आइटम उसी वेंडर की होगी। आप ये नहीं कर सकते कि हुआवे का कंट्रोलर लगा के इसको सिस्को की डिवाइसेस मैनेज कर रहे हैं उसके साथ। क्लास को बात समझ आ रही है? फिर दूसरी एक यहां पे टर्म आपको नजर आ रही है, नेटवर्क फंक्शंस वर्चुअलाइजेशन, एनएफवी। अब इसका भी मैं बारहा जिक्र कर रहा हूं, यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्लास को कि आपने उन बुनियादी कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट से, यू नीड टू कम आउट ऑफ दोस बेसिक कॉन्सेप्ट्स। वो कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? वो कॉन्सेप्ट्स हैं, राउटर है जी, स्विच है जी, फायरवॉल है जी, लोड बैलेंसर है जी। ठीक है, यू नीड टू कम आउट ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स। राउटिंग क्या चीज है? व्हाट इज राउटिंग? बोले। एक फंक्शन है। स्विचिंग क्या है? स्विचिंग इज अ फंक्शन। फायरवॉल क्या है? इट्स अ फंक्शन। लोड बैलेंसर क्या है? इट्स अ फंक्शन। ये फंक्शन कैसे अचीव होता है? ये अचीव होता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर को अगर आप हार्डवेयर एम्प्लॉइंस पे इंप्लीमेंट कर देंगे तो एक डेडिकेटेड राउटर, डेडिकेटेड हार्डवेयर, फायरवॉल, डेडिकेटेड लोड बैलेंसर बन जाएगा। और अगर वही फंक्शन, वही स्क्रिप्ट, वही सॉफ्टवेयर अगर आप वर्चुअल मशीन पर रन करेंगे तो वो वर्चुअल मशीन भी आपको राउटिंग का, स्विचिंग का, लोड बैलेंसिंग का, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का फंक्शन प्रोवाइड करेगी। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। अगर आप देखो और सोचो
तो जो सिमुलेटर आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये सिमुलेटर क्या कर रहा है, व्हाट दिस सिमुलेटर इज डूइंग, जब आप इसके ऊपर राउटिंग की एप्लीकेशन चलाते हो तो ये आपको राउटिंग की फंक्शनैलिटी देना शुरू कर देता है। जब इसमें स्विच की फंक्शनैलिटी चलाते हो तो ये आपको स्विच की फंक्शनैलिटी देता है। जब लोड बैलेंसर की चलाते हो तो ये लोड बैलेंसर की फंक्शनैलिटी देता है। क्लास को बात समझ आ रही है? No, this is what is the theme behind network functions virtualization. अभी तक की बहस में कोई सवाल? जी अभी हम लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। जो पहला वाला हिस्सा है उसको हम स्टार्ट करते हैं और मैं अपनी स्क्रीन जो है जरा डिसेबल कर रहा हूं। मैडम आप प्लीज ज्वाइन कर लें, आप अपनी प्लीज स्क्रीन शेयर करवा लें। जी एक सेकंड है जी, क्या हुआ? एक सेकंड ठहर जाए। हाँ अलाउ शेयर स्क्रीन, सही है। जी मैडम आप स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक यू कैन स्टार्ट नाउ। थोड़ा सा इनको बताना, बी क्वाइट। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, अस्सलाम वालेकुम, सालिया इरफान भट्ट है एंड माय टॉपिक इज सर्वर लोड बैलेंसर्स अवेलेबल इन मार्केट। मेरी प्रेजेंटेशन के जो कंटेंट्स हैं वो हैं कि सर्वर लोड बैलेंसिंग होती क्या है, या इसकी टेक्निक कौन सी यूज़ होती हैं, और जो मेरा मेन टॉपिक है वो सर्वर लोड बैलेंसर्स अवेलेबल इन मार्केट और डिफरेंट वेंडर्स का कंपैरिजन। सर्वर लोड बैलेंसिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ करते हुए ट्रैफिक की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट सर्वर्स के बीच में, ताकि थ्रू अ नेटवर्क बेस्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिफाइंड अप्लायंस, जिसको हम सर्वर लोड बैलेंसर भी कहते हैं,
और ये प्रोसेस जो है इसलिए किया जाता है ताकि एक सर्वर के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े और उसकी टू मच डिमांड उसको बेयर ना करनी पड़े। इससे जो हमें फ़ायदे मिलते हैं वो है एप्लीकेशन डिलीवरी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी। ये इसका लोड बैलेंसिंग की टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं उनमें से कुछ ही हैं: राउंड रॉबिन, वेटेड राउंड रॉबिन, लीस्ट कनेक्शन, वेटेड लीस्ट कनेक्शन, सोर्स आईपी हैश। जो सर्वर लोड बैलेंसर्स मार्केट में काम कर रहे हैं उसमें है लोड मास्टर बाय कैंप, F5 बिग आईपी बाय F5, Amazon Route 53 by Amazon Web Services, Enterprise VMX by loadbalancer.org, Nginx Plus by Nginx, Snapped Area by Snapped, Citrix ADC by Citrix, NSX Load Balancer by VMware, 40 ADC by Fortinet, HTTP Proxy Enterprise Edition और Passkey। लोड मास्टर बाय कैंप जो है ये जो हमारी थर्ड पार्टी यूज़र रिव्यू वेबसाइट्स हैं वहाँ पर ये टॉप रेटेड है, नंबर 1 रेटेड है, जिसके अंदर गार्टनर पेयर इनसाइट्स है, कैप्टेरा है, IT सेंट्रल स्टेशन है और ट्रस्ट रेडियस है। इन साइट्स पर ये टॉप रेटेड लोड बैलेंसर है। इसके की फीचर्स हैं कि सबसे तो ये इजी टू यूज़ है, दूसरा ये लेयर 4 पे भी लोड बैलेंसिंग करता है और लेयर 7 पे भी। SSL ओवरफ्लोड और SSL एक्सेलरेशन, HTTP कैशिंग, कंप्रेशन, IPS सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, HTTP 2.0 को फुल सपोर्ट करता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की सर्विसेज भी देता है, ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग भी करता है। एज सिक्योरिटी पैक ये माइक्रोसॉफ्ट की जो TMG थी ये रिप्लेस करता है इसको। ये इसकी जो टेक्नोलॉजी है TMG की अब ख़त्म हो चुकी है, 2020 में इसकी सपोर्ट ख़त्म हो गई थी। सर्वर एंड एप्लीकेशन हेल्थ मॉनिटरिंग, एडेप्टिव सर्वर रिसोर्स लोड बैलेंसिंग और सिंगल साइन ऑन एंड सिक्योर एप्लीकेशन एक्सेस। उसके बाद हमारे पास है F5 बिग आईपी बाय F5। इसके दो मॉड्यूल्स हैं, बिग आईपी ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर और बिग आईपी लोकल ट्रैफिक मैनेजर। आप ये दोनों मॉड्यूल्स, स्क्रीन नहीं आएगी, आप ये दोनों मॉड्यूल्स एक साथ भी यूज कर सकते हैं और अलग भी। जो ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर है इसके अंदर DNS सर्वर की ऐसे चल रहा है कि अगर आपका जो आपका ये DNS है ये आप ग्राफिकली मल्टीपल डाटा सेंटर्स पे होता है, यानी कि अगर आप का एक डाटा सेंटर डाउन भी हो जाता है तो ये आपके GTM सर्विस जो है या आप GTM मैनेजर जो है या यूजर को नियरेस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग डाटा सेंटर से कनेक्ट कर देता है। और LTM जो है वो लेयर 7 पर सपोर्ट करता है और GTM जो है ये लेयर 3 पर सपोर्ट करता है। जो ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जब भी अगर आपका एक सर्वर डाउन जिससे आपका यूजर कनेक्ट है वो डाउन हो जाता है तो वो नियरेस्ट जो आपके होता है बेस्ट परफॉर्मिंग डाटा सेंटर होता है उससे यूजर को कनेक्ट करता है और ये हमें F5 बिग आईपी में हमें ये फैसिलिटी है। जो Amazon Route 53 है ये फ्लेक्सिबल है और ये डिफरेंट क्राइटेरिया पे काम करता है, यानी कि ट्रैफिक को राउट करता है वो डिफरेंट इसके क्राइटेरिया हैं। एंड पॉइंट हेल्थ, जियोग्राफिक लोकेशन, लेटेंसी, ये हाई अवेलेबल जो है हमारी रिलायबल भी और हाईली अवेलेबल भी है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड DNS सर्वर की नेचर है इसके अंदर। इस वजह से आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंट रहती है। दूसरा ये कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसे कि अमेज़ॉन की बाकी सर्विसेज हैं कि जितनी सर्विस आप यूज़ करेंगे उतना ही आप उसको पे करेंगे। इसके अलावा ये हेल्थ चेक की फैसिलिटी भी देता है। क्लाउड बेस्ड है जी सर। Nginx प्लस भी क्लाउड नेटिव है और ये आपका रिवर्स प्रॉक्सी लोड बैलेंसर और API गेटवे का काम करता है। इसके अंदर जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो राउंड रॉबिन,
लीस्ट कनेक्टेड आईपी हैश, यानी कि इन तीनों टेक्निक को यूज करते हुए जो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है सर्वर्स के ऊपर, ये एक इंटेलिजेंट वे में करता है। राउंड रॉबिन से ये उसकी रेशियो सेट कर देता है। लीस्ट कनेक्टेड से आपको पता लग जाता है कि कौन सा सर्वर अवेलेबल है, और आईपी हैश से आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो है वो लोड बैलेंसिंग बहुत अच्छे इफेक्टिव हो जाती है एचटीटीपी की। सिट्रिक्स एडीसी ये पहले नेटस्केलर के नाम से था। ये भी हमें फायरवॉल और एसएसएल की इंक्रिप्शन की कैपेबिलिटीज देता है, और ये डीडोस के अगेंस्ट भी एक पावरफुल डिफेंस रखता है। कैशिंग और कंप्रेशन है इसके अंदर। और नेक्स्ट ये हमारे मार्केट के टॉप 3 वेंडर्स हैं जिनका कंपैरिजन है, जिसमें F5 नेटवर्क्स, कैंप टेक्नोलॉजीज और सिट्रिक्स का वेंडर का, ये इनके लाइसेंस की कंपैरिजन हुआ है कि कितने जो कॉस्ट इफेक्टिव इनमें से कौन सा ज़्यादा है। जब आप ये देखेंगे तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा इंक्लूड होंगी आपके कैंप में। ये कैंप के डिफरेंट मॉडल्स हैं, ये F5 के मॉडल्स हैं और ये सिट्रिक्स के मॉडल हैं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव आपको जो है वो कैंप टेक्नोलॉजीज पड़ेंगी। इसी तरह ये हमारी जो, अगर हम फिजिकल हार्डवेयर पर जाते हैं तो जो हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जब हम कैंप के लोड मास्टर को इंस्टॉल करते हैं तो हमें सीपीयू की रिक्वायरमेंट भी कम चाहिए बाकी दो की निस्बत, और मेमोरी भी और डिस्क साइज भी। हाइपरवाइजर सपोर्टेड है, यानी कि ये हर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। VMware को, हाइपर-वी को, Xen को, KVM को, Oracle वर्चुअल बॉक्स को, जबकि F5 के कुछ सबको सपोर्ट करते हैं लेकिन Oracle को नहीं करते। Oracle Citrix का भी कोई मॉड्यूल जो है वो Oracle वर्चुअल बॉक्स को सपोर्ट नहीं करता, और Citrix का कोई KVM को भी सपोर्ट नहीं करता। ये क्लाउड बेस इनके सपोर्ट है, यानी कि जो आप लाइसेंस परचेज करते हैं क्लाउड पे, इनके वो 3 तरह से आप ले सकते हैं कि आप पैकेज ले लें, या पे आप करें जब आप उसको यूज़ करें, या फिर मीटर्ड सर्विस हो। ये तीनों चीज़ों को सपोर्ट करता है Azure पे भी और Amazon पे भी, जबकि बाकी आपको पैकेजेस और पे ऑन यू गो देंगे लेकिन मीटर्ड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। ये इन तीनों का कंपैरिजन है थ्रूपुट और कॉस्ट के अगेंस्ट। हाई लेवल, मिड लेवल और एंट्री लेवल के ये हमारे परफॉर्मेंस है। हाई लेवल परफॉर्मेंस में अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो हमने इसकी प्राइस है, प्राइस के अगेंस्ट हमने थ्रूपुट चेक की है, तो जो हमारा ये बिग F5 बिग IP VE10G है, ये हमें $77,214 में हमें 10 GB की थ्रूपुट दे रहा है, जबकि यही 10 GB की थ्रूपुट हमें कैंप के लोड मास्टर VLM मैक्स पे $14,000 में मिल रही है। मिड लेवल परफॉर्मेंस वर्चुअल लोड बैलेंसर में भी अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो सिट्रिक्स का है वो आपको $43,000 में ये इतनी थ्रूपुट प्रोवाइड कर रहा है 3 GB की, जबकि ये जो कैंप का लोड मास्टर है ये $5,600 में कर रहा है, और ये बिग IP का भी इसी तरह 44,000 ले रहा है। और जो एंट्री लेवल के परफॉर्मेंस है उसके अंदर भी ये आप देख सकते हैं कि थ्रूपुट जो है ये इसकी ज़्यादा है, लोड मास्टर की इनकी कम है, और प्राइस लोड मास्टर की कम है। जो गार्टनर की साइट है वहाँ पर और सब जगह ये टॉप रेटेड है क्योंकि ये इजी टू यूज है और कॉस्ट फ्रेंडली है। गुड, वेरी गुड। आप प्लीज माइक म्यूट कर लो। एक तो प्लीज आपके जो प्रेजेंटेशन है इसे बाकी सारों के साथ भी शेयर कर लें, इसी जूम पे कर लें, राइट, सो दैट दिस शुड एक्ट एज अ गुड रेफरेंस फॉर ऑल ऑफ अस। और चंद चीज़ें इसमें, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, आपने इसमें मेहनत की हुई थी, बट नो डाउट द एफर्ट वाज सीन, नज़र आ रही थी एफर्ट, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहूँगा कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट मैं आपको सजेस्ट करूं, और बाकी जो नेक्स्ट
लोग, जो बंदा भी इसकी प्रेजेंटेशन देगा, मैं चाहूंगा कि वो इसके अंदर इसको, इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करे। आपने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया लोड बैलेंसर को। जब भी हम कोई भी टेक्नोलॉजी, किसी भी टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन पेश करते हैं तो हमें थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उस टेक्नोलॉजी का पहले देना चाहिए। जरा लोग मुझे कंफर्म कर दें, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ऑल ऑफ यू कैन हेयर मी करेक्टली? हाँ जी, कोई ऑनलाइन में प्लीज कंफर्म करें, आवाज आ रही है? ओके, तो बिल्कुल सही अप्रोच, बिल्कुल सही थी, आपने पहले ब्रीफली बताया। और लोड बैलेंसर के अंदर जो इसकी एक अच्छी डेफिनेशन बनती है कि लोड बैलेंसर क्या होता है, इट्स अ डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ रिवर्स प्रॉक्सी। और मेन काम इसका क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है नेटवर्क या एप्लीकेशन ट्रैफिक को अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स। फायदे इसके, इट इंक्रीजेस कैपेसिटी। भाई अगर आपका एक सर्वर है और उसको एक यूजर एक्सेस कर रहा है, फर्स्ट क्लास है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका एक सर्वर है, उसको 500 यूजर एक्सेस कर रहे हैं, तो अब वहां पे परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि सर्वर्स को पूल अप कर देते हैं। वी कैन इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ सर्वर्स इन अ पूल। अकॉर्डिंगली जो यूजर्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, लोड बढ़ जाएगा और रिलायबिलिटी भी अचीव होती है हमें इस तरह कि अगर उन पूल ऑफ सर्वर्स में से एक डाउन हो जाए तो बाकी जो अवेलेबल सर्वर्स हैं दे विल टेक ऑन द ट्रैफिक, वो ट्रैफिक टेक ऑन करेंगे, राइट। लोड बैलेंसर्स को आप जनरली दो कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं। वन कैटेगरी इज लेयर 4, अदर इज लेयर 7। लेयर 4 का मतलब क्या है? भाई ऐसे लोड बैलेंसर्स जो लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेस्ड ऑन लेयर 4 क्राइटेरिया। लेयर 4 क्राइटेरिया क्या है? आईपी और पोर्ट्स। और लेयर 7 जो लोड बैलेंसर्स हैं वो लोड बैलेंसर्स हैं जो लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेस्ड ऑन लेयर 7 क्राइटेरिया। एप्लीकेशन आइडेंटिफाई की, उसको उसके मुताबिक उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा, अब यहां तक तो थी बेसिक गपशप और बेसिक बात जो कि बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई, इसमें कोई शक नहीं। लेयर 7 के हवाले से एक बात याद रखिएगा कि जो लेयर 7 के लोड बैलेंसर्स हैं वो एप्लीकेशंस की बेसिस पे लोड को डिवाइड करते हैं, लेकिन वो उसके अंदर मजीद एक एप्लीकेशन में अगर HTTP की एप्लीकेशन है तो HTTP हेडर की बेसिस पे, उसकी कुकीज की बेसिस पे, उसके अंदर जो डेटा ट्रैवल कर रहा है उसकी बेसिस पर भी फर्दर लोड को डिवाइड कर सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी होती है इन लोड बैलेंसर्स की, है वो होती है हेल्थ मॉनिटरिंग। कि दे हैव कैपेबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ द सर्वर। भाई एक सर्वर है, दो सर्वर हैं लेट से आपके लगे हुए और वो दोनों इक्वल लोड ले रहे हैं। 50 यूजर एक हैंडल कर रहा है, 50 यूजर दूसरा हैंडल कर रहा है। एक सर्वर में इश्यूज आना शुरू कर हो जाते हैं, कोई परफॉर्मेंस इशू, हार्डवेयर इशू आना शुरू हो जाता है, तो अब एक तरह से उस सर्वर की हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। हेल्थ इज कॉम्प्रोमाइज। अब जब उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हुई है तो अब इशू क्या आएगा? अब इशू ये आएगा कि अगर आपने हेल्थ मॉनिटरिंग एनेबल की हुई है तो अब वो सर्वर जिसकी सेहत मुतासर हो चुकी है उस पर मजीद कनेक्शन नहीं भेज जाएंगे। यू कैन प्रोब एंड यू कैन चेक अबाउट द हेल्थ ऑफ द सर्वर। अगर हेल्थ सर्वर की ठीक नहीं है तो उस पर मजीद लोड नहीं डाला जाएगा, लोड वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिमेनिंग सर्वर्स। जो लोड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है इट इज डन यूजिंग सम टाइप ऑफ एल्गोरिथम। मुख्तलिफ वेंडर्स मुख्तलिफ तरह के एल्गोरिथम्स को सपोर्ट करते हैं और मैंने गुजारिश की थी सबसे बड़ी एनहांसमेंट, सबसे बड़ी चेंज मुख्तलिफ वेंडर्स के कैपेबिलिटी या लोड बैलेंसिंग स्ट्रक्चर में वो एल्गोरिथम्स पर ही है। आप नया वर्जन लेंगे एल्गोरिथम का, उसमें आपको एक नया वर्जन मिलेगा, नए एल्गोरिथम्स मिलेंगे, राइट। ये वो जगह है जहां एनहांसमेंट हो रही है, चेंज हो रही है। अच्छा, अब ये तो था एक ओवरव्यू, एक डिटेल्ड ओवरव्यू लोड बैलेंसर का। अब किस तरह, मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि जब इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको कहा जाता है प्रेजेंट करने के लिए तो आपको क्या क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए।
इट वाज वेरी नाइसली प्रेजेंटेड प्रेजेंटेशन। सिर्फ इम्प्रूवमेंट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। देखो, पहली चीज ये होनी चाहिए कि कोई ऑथेंटिक तरीन सोर्स हमें ये बताए कि क्या स्टेटस है, क्या पोजिशनिंग है मुख्तलिफ तरह के लोड बैलेंसर्स की जो मार्केट में अवेलेबल है। उसमें सबसे मोतबर जो सोर्स है वो ये गार्डनर है, गार्डनर की सोर्स है। ये मुख्तलिफ तरह के इक्विपमेंट्स की रेटिंग इसी तरह आपको ग्राफिकली बताते हैं। अगर आप देखो, मुझे इसकी लेटेस्ट तो वहां से इमेजेस का नहीं मिला, लेकिन इसकी जो 2020 की रिपोर्ट है उसके अंदर अगर उस रिपोर्ट को खोलेंगे तो उसमें आपको 2020 का भी पैटर्न नजर आएगा, राइट। मैंने कहा दफा उसकी रिपोर्ट को ओपन करने की कोशिश की थी तो उसने उस तरह कहा जी पहले आप अपना ईमेल नोट कराएं, फलां करें, थोड़े लंबे प्रोसेस में डाला। तो मैं आज एक्चुअली उस प्रोसेस में नहीं डाला, इस वजह से मैंने जो मुझे अवेलेबल था इमेज गूगल करने के बाद मैंने वही रेफरेंस के लिए यहाँ पर आपके साथ शेयर किया, लेकिन पैटर्न अभी भी यही है। आप देखो इस वक्त लीडिंग क्वाड्रेंट के अंदर लोड बैलेंसर्स में क्या है, F5, सिट्रेक्स, रेडवेयर और A10 नेटवर्क। कैम टेक्नोलॉजीज जो है ये थोड़ा सा विजनरीज में आ रहा है, राइट। और NG-INXP इट्स इन द निची प्लेयर्स, ये निची प्लेयर की कैटेगरी में। तो जो मेन स्ट्रीम आपके लीडर्स बनते हैं वो F5, सिट्रेक्स और रेडवेयर है। चैलेंज उनको कौन कर रहा है, A10। और फिर उसके बाद विजनरीज के अंदर कैंप है और निची प्लेयर में NG-INS का आपने जिक्र किया, ठीक है। तो इस तरह का ना एक रेफरेंस सबसे पहले ओवरव्यू के बाद आपको दिखाना चाहिए कि यार पोजीशनिंग ये है, ओवरऑल पोजीशनिंग ये है, ठीक है। उससे आप क्लास को आइडिया होता है, हाँ यार ये क्या, वेयर वी आर, कौन सी डिवाइस कहाँ है। उसके बाद ना एक काम जो कि आप लोगों को करना चाहिए, और मैं चाहूंगा कि अगला बंदा जो करे काम इस पे काम कंपैरिजन पे करे, वो बेसिकली यू गाइस नीड टू फॉलो अ पैटर्न लाइक दिस फॉर द फीचर कंपैरिजन। जब मैं कहता हूं ना अपने फीचर्स को कंपेयर करना है, तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप लोग कुछ मुझे इस तरह का ना बना के दोगे, इस तरह का ढूंढोगे या इस तरह का बनाओगे। वो मैं आपके सामने रेफरेंस शेयर करता हूं ताकि आप आइंदा से जब मेहनत करें तो बेसिकली उन लाइंस के ऊपर वो आपने मुझे शो करना है। जस्ट सी, हैव अ लुक एट दिस। देखो यार, जो कॉमन फीचर्स हैं वो तो कॉमन फीचर्स है ना। मिसाल के तौर पे आपके ख्याल में रिलायबिलिटी लोड बैलेंसर, कोई ऐसा लोड बैलेंसर होगा जो हमें रिलायबिलिटी ना देता हो? बोलो, ये तो कॉमन बात है ना। कोई ऐसा होगा जिसमें SSL ऑफलोडिंग ना हो? बोलो, कॉमन बात है, ठीक है। तो उसको किसी एक के साथ मंसूब करके बयान करना शायद इतना बेहतर अप्रोच नहीं है, बिकॉज SSL ऑफलोडिंग हर लोड बैलेंसर के अंदर है। जो मैंने आपको ये 5-6 मेन स्ट्रीम दिखाए हैं, इन सब में SSL ऑफलोडिंग है, ये सब रिलायबल है। पर रिलायबिलिटी कैसे आती है? रिलायबिलिटी आती है जब आप एक की बजाय 2 लोड बैलेंसर्स लगाते हैं। तो ऑब्वियसली कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके एक क्रिटिकल नेटवर्क में एक सिंगल लोड बैलेंसर लगाओ, हमेशा एक्टिव स्टैंड बाय में होगा ना, 2 लगे होंगे। तो उससे आपका ये लोड बैलेंसिंग का निजाम वैसे रिलायबल हो गया। तो रिलायबिलिटी भी इज अ कॉमन फैक्टर, सब में कॉमन है, इनका तरीकाकार सबका कॉमन है, तरीका सबका सेम है, वही कॉन्सेप्ट है। लोड ने डिस्ट्रीब्यूट होना है, वर्चुअल सर्वर के थ्रू होना है, बाहर से बंदा रिक्वेस्ट वर्चुअल सर्वर के आईपी पे करेगा, वो आगे बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये टोटल फिलॉसफी, टोटल फलसफा लोड बैलेंसिंग का ये। आप F5 उठा लें, रेडवेयर उठा लें, कोई भी उठा लें, दिस इज व्हाट इट इज। तो कॉमन चीजों को कंपैरिजन में अगर डालना भी हमने है ना, तो एक बड़ी अच्छी अप्रोच हो सकती है कि देखें ये सारे फीचर्स तो कॉमन है। आप कहें कि बोथ लोड बैलेंसर शुड बी रिलायबल, उनमें SSL ऑफलोडिंग होनी चाहिए, राइट। मैं मिसाल के तौर पे मैंने एक छोटी सी वर्किंग शायद की थी, कंप्लीट डिटेल वर्किंग मैंने नहीं की है,
राइट, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने थोड़ी सी वर्किंग की थी, आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए दिखाता हूँ कि यू विल फाइंड कि वो सारी चीजें जो हैं वो जो मैं आपको दिखाऊंगा वो कॉमन टू ऑल हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक लोड बैलेंसर से रिलेटेड है। दोज थिंग्स आर कॉमन टू ऑल, लाइक लेट मी शो यू अ स्लाइड। जैसे मुझे ये बताओ, ये लेयर 4 और लेयर 7 लोड बैलेंसिंग या लेयर 7 पे कुकी बेस्ड बिहेवियर, मैंने कहा ना लेयर 7 की जो लोड बैलेंसर होते हैं उनमें फर्दर HTTP हेडर की बेसिस पे, कुकीज की बेसिस पे, डेटा की बेसिस पे यानी पेलोड की बेसिस के ऊपर आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हो। ये चीज हर लोड बैलेंसर में। उसके बाद SSL ऑफलोडिंग या SSL एक्सेलरेशन, इट्स कॉमन। उसके बाद एप्लीकेशन हेल्थ चेकिंग, भाई सर्वर की सेहत देख लो लोड डालने से पहले, इट्स कॉमन फीचर, राइट। अडेप्टिव लोड बैलेंसिंग, कंटेंट स्विचिंग, एप्लीकेशन एक्सेलरेशन, HTTP कैशिंग, कंप्रेशन, IPS सिक्योरिटी, ये ऐसे फीचर्स हैं जो आपको मोर और लेस हर के अंदर मिलेंगे। इनका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम है। काफी फीचर्स ऐसे हैं जो कॉमन है, राइट। प्राइस पे हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए असूली तौर पे। क्यों? उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। देखो, जो कीमतें इन्होंने यहां दी होती है ना, अक्सर वो रियलिस्टिक नहीं होती। और दूसरी अहम चीज ये है कि जो टेक्निकल बंदा होता है, हमेशा से मैं ये स्टूडेंट्स को बताता हूं कि टेक्निकल बंदों की जो असेसमेंट या एवेल्युएशन या कंपैरिजन है, it should be based on technical grounds. It should not be based on financial grounds. आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि एक लोड बैलेंसर की कीमत क्या है। अगर कोई बंदा कीमत की बेसिस के ऊपर उसको रिजेक्ट करता है तो ये CFO का डिसीजन होना चाहिए, बाद में जिम्मेदार भी वो होगा। आपने एज अ टेक्निकल गाय जब इवैल्यूएशन करनी है, कंपैरिजन करना है, फैसला करना है कि आपने कौन सा डब्बा लगाना है, तो आपकी इवैल्यूएशन की बेस प्योरली क्या होनी चाहिए? टेक्निकल ग्राउंड्स। फाइनेंस को भूल जाएं। हाँ, अपने अंदाजे के लिए ऐसे ऐसे पढ़ लिया कि यार इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। एक मजे की बात बताता हूं कि देखो, एक होती है ओरिजिनल डब्बे की कीमत और एक होती है उसके बाद सब्सिक्वेंट लाइसेंसिंग। डब्बा तो चलेंगे, फिर भी आपको बेच देंगे कि चलो कस्टमर तो बने ना। उसके बाद इन्होंने पैसे कमाने होते हैं आपसे लाइसेंसिंग के ऊपर। याद रखिएगा, हर साल जो लाइसेंसिंग कॉस्ट पे करते हैं ना आप, दैट इज ह्यूज, वो बहुत ज्यादा होती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब आप कंपैरिजन करें, इनको अलग कर दें। जस्ट कीप दोस फाइनेंसेस सेपरेट, राइट। प्योरली आप फोकस करें ऑन द फंक्शंस, ऑन द फीचर्स, राइट। और आपका कैसा वो होना चाहिए, हाउ दैट कंपैरिजन शुड लुक लाइक। कंपैरिजन शुड लुक लाइक दिस। जैसा मैंने आपको पहले अभी एक तस्वीर दिखाई जहां पे फायरवॉल का, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का कंपैरिजन था। मैं ये चाहूंगा कि आप उस तरह का कंपैरिजन करें। यू मस्ट डू कंपैरिजन लाइक दिस, क्योंकि वो एक ऐसी चीज होगी जो कि एक बड़ी तगड़ी और मजेदार चीज होगी। जैसे ये देखें, अगर वैफ है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, तो आप देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, वैल्यू, इंप्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट, सपोर्ट और क्लाउड फीचर्स। मुख्तलिफ वेंडर्स यहां पर है और यहां पर वो आपको मुख्तलिफ रेटिंग दे रहा है और बता रहा है कि किसकी क्या वैल्यू है। इसी तरह से अगर एक और कंपैरिजन देखें, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल से कंपैरिजन आपने करना है। अब नोट करें, यहां पे सिक्योरिटी परफॉर्मेंस में भी सिस्को को वो गुड दे रहा है, वैल्यू में बहुत वैल्यू भी वो काफी नीचे ले गया है इसकी, इंप्लीमेंटेशन भी वो कहता है दरमियानी है, मैनेजमेंट भी वो कहता है बस गुड है, सपोर्ट अच्छी है, सिस्को की अच्छी रेपुटेशन है ना सपोर्ट के हवाले से, क्लाउड फीचर्स इसके हैं। लेकिन ऑन द कंट्रेरी आप जरा फोर्टीनेट और पैलो अल्टो की देखें, इसके सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं ये बेस्ट हैं। आप समझ रहे हैं? तो मुझे बेसिकली इस तरह का कंपैरिजन चाहिए। आई नीड कंपैरिजन लाइक दिस। पहली बात ये कि आपके लोड बैलेंसर्स में वो आइटम्स शॉर्टलिस्ट होनी चाहिए जो किसी रेफरेंस में है, और वो सबसे अच्छा रेफरेंस का जरिया क्या है? गार्डनर का कोऑर्डिनेट। आप जाएं सर, आप रिपोर्ट ओपन करें ना 2020 की, वो अवेलेबल है,
आपको सिर्फ अपनी ईमेल रजिस्टर करवानी है, वो 2-4 मिनट का प्रोसेस है, वो मैंने उससे सेव अपने आप को किया, टाइम नहीं था, आपको करना चाहिए। उसके अंदर एक तस्वीर होती है, आप अगर आपको पीडीएफ मिल गई ना, अगर आप पीडीएफ मिल गई तो उसको आप कंट्रोल एल करके स्क्रॉल थ्रू करेंगी ना, तो उसके अंदर आपको एक पेज में वो क्वाड्रेंट मिलेगा। आपने देखा है उसको अंदर? अगर आप वो रिपोर्ट को कंप्लीटली देखेंगे ना, तो आपको उस रिपोर्ट के अंदर यू विल फाइंड दैट क्वाड्रेंट, एक चार्ट मिलेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी होगी उन्होंने, राइट? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स का कंपैरिजन हमें नहीं चाहिए। देखिए, मुझे बेसिकली मैं इंटरेस्टेड हूं लोड बैलेंसर के ऊपर, मैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कंपैरिजन में नहीं हूं इंटरेस्टेड। हम बात अभी कर रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां पे किसी बंदे ने नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कंपैरिजन भेजा है। आई एम इंटरेस्टेड इन लोड बैलेंसर, और मैं आपको उसका तरीका समझा रहा हूं कि आपने अल्टीमेटली अगर एक शॉर्टलिस्ट करना है तो उसका तरीका वारदात क्या है। और मैं आपको एक हिंट देता हूं कि इसमें सबसे बड़ा फर्क कहां होगा। सबसे बड़ा फर्क होगा द एल्गोरिथम्स, लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स, वो वेरी करेंगे, किसी में कुछ होंगे, कुछ में ज्यादा होंगे, उनको आपको देखना पड़ेगा, राइट? तो इट्स अ वेरी गुड एफर्ट, बड़ी अच्छी मेहनत की आपने, ठीक है, लेकिन इसको हम मजीद, आपकी इस मेहनत के ऊपर मजीद हम एफर्ट करेंगे। उदार भाई, अब नेक्स्ट आपने प्रेजेंटेशन देनी है, कल आप तैयार करें इस लाइंस के ऊपर, समझ गए आप? रेफरेंस आपके पास मैडम ने ऑलरेडी शेयर कर ली है, बट आई नीड अ वेरी गुड एफर्ट फ्रॉम यू, मुझे अच्छी एफर्ट चाहिए, ठीक है सर? मीनवाइल क्लास से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने जो लैब थी 3.1 1.3 सॉरी, थर्ड वाली जो लैब है, 8.3 उसका नंबर है सर, बराए मेहरबानी हर बंदे ने उस लैब को करना है और मुझसे रिजल्ट शेयर करने हैं। यू गाइस हैव टू शेयर द रिजल्ट्स, और मुझे वो रिजल्ट्स किस तरह के चाहिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। आपका वो HTTP वाली लैब बेहतरीन होती है इसके ऊपर, ठीक है, आपको अच्छा खासा उसमें आइडिया मिल जाता है कि वो किस तरह से काम करता है सारा निजाम, राइट? मुझे 8.3 लैब का जो मैंने आपसे शेयर की है, आई नीड रिजल्ट्स लाइक दिस, कि आप मुझे बताएंगे कि आपने डायग्राम कैसी बनाई है। भाई आप सिंपली ये कर सकते हो, ये मैं आपको अलाउ करता हूं कि आप जो HTTP क्लाइंट लगाते हो इसको पॉइंट टू पॉइंट IP लगा लो, कोई जरूरत नहीं है बदलने की और राउटर लगाने की। और अगर ये जब करोगे तो जो बैक राउट डिफाइन कर रहा है ना वो स्टैटिक राउट, फिर उसकी भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना? ये ना हो कि वो स्टैटिक राउट डिफाइन कर रहे हो बैकएंड के ऊपर। तो सिंपली कोई सा एड्रेस यहां यूज कर लो, इस जगह पे यू कैन यूज एनी एड्रेस, डजंट मैटर। यहां पर आपके HTTP सर्वर होने चाहिए और उन सर्वर्स को प्रॉपर स्टार्ट करो और उसमें रूट मैप कराना पड़ता है, ठीक है? तो मुझे बेसिकली इस तरह के स्नैपशॉट्स चाहिए बाय फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल। हर बंदा ये करेगा आज, अपनी इन सारे स्नैपशॉट्स को ग्रुप करेगा, ठीक है जी, जिसमें कि अब ये नोट कर लें क्या क्या स्नैपशॉट्स हैं। तस्वीर, नेटवर्क डायग्राम, क्लाइंट सर्वर एंड पे क्या कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसियां लोड बैलेंसिंग की क्या डिफाइन की, और उसके बाद वेरिफिकेशन की कमांडें। ये सारे स्नैपशॉट्स जो हैं क्लास लेगी, इंडिविजुअल लेगा और मुझे मल्टीपल फाइल्स ही सेंड करेंगे। आप मुझे हर बंदा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करेगा, PDF नहीं, इंडिविजुअल उसके साथ शेयर करेगा और अपना हाइफन के बाद रोल नंबर और नाम लिखेगा, लोड बैलेंसर हाइफन रोल नंबर आगे नेम। बल्कि ऐसा करते हैं, साद भाई को वो पर्सनल मैसेज करेगा, साद भाई आप अपना वो कर लें, क्योंकि इंडिविजुअल कॉमन में होगा, उसके बाद आपने सिर्फ नाम रीनेम करना है और रीफॉरवर्ड करते रहोगे। साद भाई को करेंगे आप लोग इंडिविजुअल मैसेज, नाउ फॉर द लैब, और ये आज 12 बजे से पहले ये रिप्लाई आ जाना चाहिए, ठीक है जी? ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट विद द लैबिंग।